अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे क्वाड के ऊपर और हमारे साथ इंडिया से सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत सर बहुत हम बहुत धन्यवाद आपका। सर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और ये अलायंस जो बना है ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए, अगर हम इस क्वाड गठजोड़ की बात करें, यानी वो हम्म। चार देश जिन्होंने तय किया कि वो साथ आएंगे, हम्म। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू है जिसको वो कह रहे हैं कि जिसमें साउथ चाइना सी, उसमें जो चीन का जिस तरह से एक दखल दबदबा, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो कोशिश की जा रही है डेमोग्राफी बदलने की, कोशिश की जा रही है जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस बदलने की, कोशिश की जा रही है जो साउथ चाइना सी में नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की, कोशिश की जा रही है जो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करने की। ये जो चार पांच तरीके इस्तेमाल किए हैं चीन ने, और उसके बाद चूंकि ये अमेरिका को पहले से लगता था, बहुत लंबे समय से उनका संघर्ष चल रहा था, लेकिन अलग अलग हिस्सों में ये बटा हुआ था। उसके बाद ये चार देशों ने तय किया, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है, जिन्होंने तय किया कि हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे। और उसके साथ एक जो बड़ा इशू था कि क्या साउथ एशिया में जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, और जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चीन की, जो विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति है। और कई बार चूंकि लंबे समय से ये कोशिश चल रही थी अलग अलग मंचों पर, जिसको हम कहें कि चीन के साथ एक अलग अलग एंगेजमेंट की कोशिश वो भारत ने भी की है, वो ऑस्ट्रेलिया ने भी की है, वो जापान ने भी की है और अमेरिका ने भी की है। और एक जो सबसे बड़ी बात समझने की है कि चीन के साथ इन चारों देशों के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर हैं, यानी सबसे ज्यादा अगर कारोबार किसी देश के साथ होता है तो इनका चीन के साथ ही होता है। ऐसे में इन चारों देशों के साथ आने की जो वजह बनी, वो सबसे बड़ी वजह यही बनी कि चीन ने ट्रेड के साथ साथ जो मिलिट्री एक्सपेंशन का एक तरीका निकाला, और खास करके जो बाउंड्री चेंज करने की कोशिश की, वहां अपने डिस्ट्रिक्ट्स बनाकर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, जो कहें कि जो पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते होने चाहिए थे वो उसने नहीं किया, और उसका इस्तेमाल छोटे देशों को डराने में किया, छोटे देशों में अपनी जो पॉलिसीज थी उसको लागू करने में किया। बेसिक ये था जिसकी वजह से ये चारों देश साथ आए। लंबे समय तक जापान को थोड़ा सा हेजिटेशन थी, वो हिचकिचाहट थी कि साथ में आए या नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ठीक है, हम चीन के साथ रिश्ते तो रखेंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बात करते रहें। फिर ये चारों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप के समय में, खास करके जब उन्होंने ट्रेड रिलेशंस को लेकर, ट्रेड पैक्ट्स को लेकर रिवीजन की बात की, और 1.5 साल तो करीब चीन के साथ लगभग रिश्ते खत्म हो गए कारोबारी तौर पर, उस वक्त ये तय हुआ कि नहीं, हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो वो आगे जाना क्या होगा? वो आगे जाना था कि भारत की भूमिका को सही संदर्भों में देखना होगा। तब तक भारत और चीन के साथ, जिसको हम कहें कि सीमा पर कोई संबंध नहीं बिगड़े थे, मतलब बिगड़े तो हमेशा से हैं, क्योंकि भारत ही मानता है और भारत की जमीन चीन ने कब्जा करके रखी है, तो वो तो संबंध बिगड़े हुए हैं। लेकिन एक भारत और चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, उन्होंने एक कोशिश की थी। अब वो कितनी कोशिश सफल थी ये तो हमें समझ में आ गया जो गलवान में हुआ, लेकिन इसके बाद इक्वेशन पूरी तरह से बदल गए। भारत को भी लगा कि अब हमें एग्रेसिव होकर, आक्रामक तरीके से स्क्वाड का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि उसके पहले तक भारत क्वाड के साथ था, लेकिन उस एग्रेसिव तरीके से नहीं था। उसकी ढेर सारी कहे कि मिलिट्री पैक्ट्स हो रहे थे, एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने की बात हो रही थी। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह के नए समझौते किए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अब जो बाइडेन के आने के बाद इसकी मीटिंग वो दिखाती है कि दुनिया जो बदल रही है उसकी धुरी कहां जा रही है। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर एक इम्प्रेशन और है, और वो ये कि इसी को लेके अगर देखा जाए तो चाइना के बारे में भारत में कई लोग ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए,
इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं, और क्या ये क्वाड जो है ये मिलके कोई इस तरह की चीजों को कंट्रोल कर पाएगा, जो डर या जो कहना चाहिए जो जो इस तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं इंडिया की तरफ? देखिए, बड़ा कहें कि हम लोग बड़े अच्छे वक्त पर बात कर रहे हैं जब थोड़ा सा रिश्ते कुछ बेहतर होते हुए दिखे। लंबे समय के बाद फिर से हमने सीज फायर की बात की है, जो जिसको हम कहें कि जो टेलीफोन लाइन होती है वो खुली, जो मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच में, हालांकि अभी देशों के बीच में नहीं खुली है। आज अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद में जो डायलॉग हुआ उसमें इमरान खान कह रहे हैं कि अगर भारत रिश्ते हमसे अच्छे रखेगा तो जो सेंट्रल एशिया है, जिसको हम 5, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, इस तरह के जो 5 तान हैं, उनको जो है पाकिस्तान को छोड़कर, वहां जहां बहुत रिच मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा खजाना जिसको हम कहते हैं कि धरती का खजाना भरा हुआ है, वहां एक्सेस मिलेगी। ये इमरान खान की बातचीत है और आज हम लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को देखें तो वो रिश्ता लगातार बहुत कहे कि खट्टा ज्यादा रहा है, मीठा तो बहुत कम रहा है। चीन उसका इस्तेमाल करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह के रिश्ते थे उसमें जब दोनों देशों के बीच में बातचीत बंद हो गई, खास करके पुलवामा के बाद, उसके बाद तो ये स्थिति बन रही थी बहुत स्पष्ट तौर पर कि भारत के सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमें 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी एक साथ पाकिस्तान और चीन से हमें निपटना पड़ेगा। लेकिन चीन की मंशा पाकिस्तान को कहीं से मजबूत करने की नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसको हमको बार बार जिसको कहते हैं कि बोल्ड में लेके आना चाहिए कि चीन की मंशा पाकिस्तान का उपयोग अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था को, दूसरा भारत को एक और तरह से, एक और बॉर्डर से घेरने के तौर पर, तीसरा अमेरिका के खिलाफ एक, जिसको हम कहते हैं कि अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है क्या, जो एक समय में बहुत जुड़ा और अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप टेररिज्म नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो हम आपको मदद नहीं देंगे, रोक दी सारी मदद। ये वो महत्वपूर्ण मसले हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस, जहां चीन चाहता है कि पाकिस्तान के हवाले से भारत की भूमिका कम हो और इस पीस प्रोसेस में हम भी हिस्सेदार हों। वो पीस प्रोसेस से ज्यादा उसका है कि से उसकी बनी रहे। तो हम ये मानते हैं कि क्वाड इसके लिए नहीं आया कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ये मानना है कि क्वाड के बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और डेमोक्रेसी बनाम डिक्टेटरशिप, ये जो 4 देश हैं जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले देश हैं, इनका गठजोड़ है। और दुनिया को देखना है कि जो अलग अलग मंच हैं, उन जो मंचों पर यूनाइटेड नेशन से लेकर जितने भी इंटरनेशनल मंच हैं, उसका दुरुपयोग न करने पाए चाइना। जो सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी जो वीटो की पावर है, उसका गलत इस्तेमाल ना करने पाए। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। और आप उसमें देखेंगे तो ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंटर टेररिज्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि चीन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो ह्यूमन राइट्स के मसले पर, टेररिज्म के मसले पर, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के मसले पर, ट्रेड अब्यूज के मसले पर, इन सारे ही मसलों पर उसको लेकर किसी देश के साथ भरोसा नहीं है। यहां तक कि जो उसके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं उस पर, वो भी उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वाड कोई पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए या पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए नहीं आया है। क्वाड की सबसे बेसिक है, चीन बहुत तेजी से विस्तार करना चाहता है। अमेरिका की बदली हुई पॉलिसी में चीन सबसे बड़ा थ्रेट दिख रहा है, डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट दिख रहा है। और उस थ्रेट को रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये 4 देश एक साथ आए। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? इससे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, मैं इसकी अगर सबसे बेसिक एक बात कहूं जो बहुत ज्यादा आशंका थी जब डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो एक सवाल खड़ा हो रहा था। और चूंकि कई ऐसे मौके भी हमें दिखे जब हमें लगा कि अमेरिका की जो अब की सरकार है वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो भारत में नरेंद्र मोदी का चूंकि जिस तरह से रिश्ता था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उसको लेकर आशंकाएं थी। इस क्वाड की मीटिंग से, और चूंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने
पहली अगर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक बैठक की तो वो क्वाड की मीटिंग थी, वो होस्ट कंट्री थी। और इसके बावजूद कि वो होस्ट कंट्री थे, जो 3 देश और थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ जिस तरह की बात की है, और निश्चित तौर पर इस वक्त वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसको भारत सरकार वैक्सीन मैत्री कहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी भारत ने जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर खड़े होने की जो कोशिश की है, उनको जो साथ लेने की कोशिश की है, मुझे लगता है उसने जो बाइडेन को राष्ट्रपति के तौर पर, और एक अच्छी बात है, एक खूबसूरत बात है कि अमेरिका में भले ही कोई भी आए, डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, लेकिन मोटा मोटा उनकी पॉलिसी नहीं बदलती है। तो एक तो ये कि जो कहा जा रहा था कि वो प्रो चाइना हो सकते हैं, तो इसको उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वो क्वाड के साथ जब खड़े होते हैं तो वो बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इसमें इशू है, काउंटर टेररिज्म इशू है, पैंडेमिक इशू है, इकोनॉमिक रिकवरी इशू है, और जो सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी इशू है। तो मुझे लगता है कि इसका भविष्य कितना बड़ा है, इसी से अंदाजा लगाइए कि अभी बोरिस जॉनसन साहब, जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, वो आने वाले हैं भारत। उनको आना था 26 जनवरी पे, लेकिन चूंकि महामारी का वक्त का उनके देश में ज्यादा मुश्किलें थी, उन्होंने जो कहा वो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, शांति, वो दुनिया के लिए बेहद जरूरी है, और यूनाइटेड किंगडम भी आने वाले वक्त में इसका हिस्सा बन सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग ग्रुप्स थे, और आप अगर ध्यान से देखें, जो सबसे मुझे लगता है कि पॉइंट आउट करने की चीज है कि G7 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड का ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी खबर इसमें ये है, ये प्लेटफॉर्म भले ही अमेरिका उसको सबसे बड़े देश के नाते, लेकिन जो एशिया में जब हम बात करते हैं तो भारत उसके अगुआ देश के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अच्छा होगा अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं शांति, तो निश्चित तौर पर इस पूरे उपमहाद्वीप में शांति दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। और खास करके जब चीन और भारत के बीच तनाव होगा तो दुनिया शांत रहेगी, ये तो संभव नहीं है। तो अच्छा है कि क्वाड के जरिए ही से ये जो रेजिस्टेंस कहते हैं ना, प्रतिरोध जिसको कहते हैं, तो वो तैयार हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन सर, साथ ही अगर हम इमरान खान की, अगर आपने आज की स्पीच सुनी हो या पढ़ी हो, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमें जो है वो फूड क्राइसिस का सामना है, हमें क्लाइमेट चेंज का सामना है। उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ जाता, उसमें भारत भी आ जाता है। लेकिन साथ ही है कि जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता, उसको भी लेके उन्होंने बात की है कि उसकी वजह से जो है वो पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन आपको लगता है कि यही फूड क्राइसिस या यही क्लाइमेट चेंज का चैलेंज तो भारत की तरफ भी है, तो मिलके काम हो सकता है कुछ? देखिए, इसको अलग अलग बात कर लेते हैं। फूड क्राइसिस भारत में कतई नहीं है। हम रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाले देश है। हमारे यहाँ जितनी जरूरत है उससे करीब 3 गुना, 2.75, करीब 3 गुना हमारे पास अनाज भंडार भरा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की चीजें, जो दुनिया की दूसरी चीजें हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज के तौर पर कहते हैं, और भारत ने एक बहुत बड़ी प्लेज लेने की बात कही है। ये सरकार के तौर पर बहुत बड़ा फैसला होगा कि 2050 तक 0 कार्बन एमिशन की बात भारत कर रहा है। और वो तब कर रहा है जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है, 10% एबव। ये सभी प्रोजेक्शन दे रहे हैं, जितने भी IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या दुनिया की जो रेटिंग एजेंसीज हैं। ऐसे में अगर वो 0 कार्बन एमिशन की बात कर रहा है तो ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और भारत को इसलिए भी इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर हो गया है, वो ये कह रहा है कि हम 2060 के पहले नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने असंभव से दिखने वाले इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की है, और इसके लिए वो अपनी तैयारियां। तीसरी बात अब आते हैं कश्मीर। इसमें मैं हुसैन हक्कानी साहब की किताब पढ़ता हूं तो मुझे वो ध्यान में आ जाता है कि पाकिस्तान अगर जब तक ये नहीं समझेगा, कश्मीर के साथ अगर वो बात करता रहेगा, तो पाकिस्तान कभी खुशहाल नहीं रहने वाला है। भारत जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुका है। भारत ने 370 हटाकर वहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करा के वो अचीव कर लिया है जहां उसे जाना था।
अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहेगा? क्या पाकिस्तान भारत को, जब अमेरिकी राष्ट्रपति भी क्वाड देशों के नेता के तौर पर भले वो सीधे स्वीकार न करें, बहुत कोशिशें हुई, भारत में किसान आंदोलन हो रहा था, उस पर दखल दिया गया, 370 को लेकर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आप देखिए जो क्वाड लीडर्स की लैंग्वेज थी, उसका जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, उसमें भारत की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण बताई गई। और मुझे वो खबर मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान को पहले करना चाहिए था, वो अगर जरूरत है और भारत के पास ज्यादा क्षमता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम दुनिया का फार्मेसी हब बनाएंगे, ये जो कहें कि दवाओं को, अगर दुनिया में किसी को दवा चाहिए, सस्ती दवा चाहिए, तो वो भारत से मिलेगी। अगर ऐसा एक देश, और जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को तो समझना चाहिए, अगर वो उसका उपयोग कर सके, एक लोकतांत्रिक देश है, यहां कितना भी हो, आप बहुत सी चीजें हैं जो भारत से जुड़ी हुई हैं, चीन के साथ कोई रिश्ता नहीं बनता है, चीन के साथ सिर्फ जिसको हम कहते हैं ना कि वो प्रतिक्रिया का रिश्ता है, कि आप, हमने कहा नहीं नहीं हमें तो भारत से लड़ना है, कश्मीर को लेकर लड़ना है। जब तक इस दुराग्रह से पाकिस्तान नहीं उभरेगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ पाकिस्तान को हासिल होने वाला है। पाकिस्तान बहुत पिछड़ गया है, बांग्लादेश से बहुत पिछड़ गया है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से ही टूट कर निकला। और मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स तो एक चीज है, आपके सोशल पैरामीटर्स ध्वस्त हो रहे हैं, आपके यहां पूरी की पूरी जनरेशन खत्म होने की कगार पर है। और जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वहां कहें कि बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। ये जब स्थिति होने लगे तो किसी देश में लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि कश्मीर हम लेंगे, तो कश्मीर लेने की स्थिति तो अब है नहीं, अब तो कश्मीर पे जहां तक बात जानी थी उसके आगे भारत की तरफ से गई। और अब अगर आप कहेंगे कि जनमत संग्रह कराएं, तो जनमत संग्रह से पहले तो चुनाव यहां हो गया। जो कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में, उसकी क्या स्थिति वो दुनिया को पता है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को अगर सचमुच चाहते हैं वो कि भारत से एक अच्छे रिश्ते बनाए, इसका इस्तेमाल कर सके, जो कह रहे हैं कि वो सेंट्रल एशिया में जाने का होगा, तो भारत को जो लेना है वो ले रहा है। पाकिस्तान की स्थिति कुछ सुधरेगी, इसके लिए उसे जरूरी है कि वो अपने दुराग्रहों से बाहर आए, टेररिज्म पर लगाम लगाए और कश्मीर की रट लगाना बंद करे। सर, इमरान खान साहब ने तो आज भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने उनको गारंटी दी है कि कश्मीर में के मामले में, कश्मीर के इशू पे जो है वो यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। और उनको जो है वो, उन्होंने ये भी कहा कि हम कश्मीर के साथ खड़े रहेंगे जब तक कि उनकी स्ट्रगल चल रही है, उसमें साथ देंगे। तो इस तरह से चीज पे कैसे सॉर्ट आउट होगी अगर इस तरह की स्टेटमेंट भी आएगी और साथ ही आप ये कहेंगे कि वो तो इशू तो खत्म ही हो चुका है और 370 के बाद कुछ रहा नहीं है बात करने को? नहीं, मुझे लगता है कि ये वो मुश्किल है जो पाकिस्तान को ठीक करने की जरूरत है। अगर इमरान खान का संकट ये है कि उनको वहां की फौज, वहां आईएसआई या वहां जो भी हैं, उनके दबाव में वो इस बात को बोल नहीं सकते। जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, तो जब अभी यूनाइटेड नेशंस की जो एजीएम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे, भारतीय प्रधानमंत्री, उन्होंने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को दुनिया की हर मुश्किल को ठीक करने में आगे आना चाहिए था। किस कॉन्फ्लिक्ट जोन को या किस कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया को ठीक करने में, उस मसले को हल करने में यूनाइटेड नेशंस की भूमिका रही है? शून्य। कहां पर यूनाइटेड नेशंस किसी देश को इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वहां के लोगों को कुछ मदद कर सका है? शून्य। दुनिया के जो कहे कि अगर आज की तारीख में देखेंगे तो ठीक है, आप वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में 5th नंबर पर कहेंगे, लेकिन अगर और पैरामीटर्स पर कहेंगे तो भारत की भूमिका को लेकर यूनाइटेड नेशंस कैसे देखता है, तो अभी भी वो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दुनिया के कई देश जहां डेमोक्रेसी है, उसको भी यूनाइटेड नेशंस किस तरह से मान्यता देता है। ऐसे में अगर यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है या उसके जरिए ये इमरान खान कह रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक खाम ख्याली में रखने की बात है कि ठीक है, हम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही बात करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने जब कहा था तो पहले दिन ही कहा था कि अगर ये होगा तो कौन सी स्थिति रखनी पड़ेगी। तब कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार है वो स्थिति आएगी, इतने लंबे समय से जो आतंकवाद है उसकी चर्चा होगी, जो पाकिस्तान से फंडिंग होती है या दूसरे देशों से जो फंडिंग होती है, जो अलग अलग मंच बनाकर काम किया जा रहा है, जो बंद हो गए।
देखिए वो सारी दुकानें बंद हो गई जो कश्मीर पर चर्चा किया करते थे, क्योंकि फंडिंग नहीं है। अब कश्मीर से उनको कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। और बड़ा शानदार उदाहरण है कि जो जितने भी लोग थे जिनको हम कहते हैं कि वो लीडर हैं, वो लीडर थे, उन सब के लिए अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कश्मीर के लोगों का हक कैसे सुरक्षित हो, और वो हक पाकिस्तान सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। वो जो उसके हिस्से में रह गया वहां भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अगर यही बात करते रहेंगे तो वो दलदल में जा रहे हैं। उनको बचना है तो कश्मीर से बाहर आए, पाकिस्तान को बचाएं, भारत के साथ खड़े हों। और भारत को उनके साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खास करके 2016-17 के बाद से वो अपनी पॉलिसी बहुत क्लियर कर ली। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को समझना है कि चीन से उसको मदद मिल रही है, या चीन की वजह से दुनिया में वो उत्तर कोरिया जैसा देश बनता जा रहा है जहां कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री उसके साथ खड़ी नहीं है। तो सर आजकल कुछ टाइम से देखा गया कि एलओसी के ऊपर जिन लोगों को पकड़ा जाता है, जो यानी गलत तरीके से भारत में दाखिल हो रहे होते हैं या कश्मीर में दाखिल हो रहे होते हैं, उनके पास जो हथियार होते हैं या जो चीज़ भी निकलती है वो मेड इन चाइना मोस्टली आजकल बताया जाता है कि जी हथियार चाइना के बने हुए थे, बॉम्ब जो था वो चाइना का बना हुआ था, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको चाइनीज इन्वॉल्वमेंट कैसे नजर आती है? आप क्या समझते हैं कि इन लोगों के पास जो है वो पहले ऐसे नहीं था लेकिन आजकल इनके पास ये चाइना की बनी हुई चीजें, तो क्या चाइना सपोर्ट कर रहा है? चाइना इधर चाह रहा है कि इस तरफ बॉर्डर के इस तरफ टेंशन बनी रहे ताकि चाइनीज साइड पे जो है वो भारत की तवज्जो ना जाए? नहीं, मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा हम फ्लिप साइड देखते हैं। भारत की तवज्जो चाइनीज साइड पे बहुत ठीक से है। वो करीब 4000 किलोमीटर की जो हमारी एलएसी है, वो मतलब बॉर्डर तो है नहीं, एलएसी है। उस एलएसी पर भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, जो हेलीपैड बनाए, जो पुल बनाए, जो सड़कें बनाई, उसने चीन को परेशान किया है। जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया उसने चीन को परेशान किया है। और चीन को एक गलतफहमी थी, उसको ये लगता था कि हम भारत को आसानी से दबा लेंगे। वो गलतफहमी उसकी दूर हुई। पाकिस्तान के संदर्भ में मसला दूसरा है। उसको ये लगता है कि अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो गए तो उसने जो कुछ भी, चूंकि उसके इकोनॉमिक स्टेग्नेशन बहुत ज्यादा है, उसका जो मॉडल था जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, वो भी लगभग रुक सा गया है। इस महामारी में दुनिया का नुकसान हुआ है, लेकिन एक बहुत मैं भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो एकदम दुरुस्त आंकड़ा अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन वो रिपोर्ट ये कह रही है कि जो दुनिया के 60 देशों से गुजरने वाला ये ट्रेड रूट बनाने की कोशिश थी, वो पूरी तरह से काम ठप पड़ गया है। क्योंकि हर देश की मुश्किल ये हो गई है कि उसके अपने जो बेसिक्स है वो पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसे में वो इस परियोजना का लेके करेंगे क्या? क्योंकि वो तो वहीं से कॉरिडोर जाता हुआ देखेगा जहां कुछ ट्रेड हो रहा हो, नई अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, नई कंपनियां आ रही हो, इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, इधर से उधर लोग आ जा रहे हैं, तभी तो उसका आप लाभ ले पाएंगे। चीन की मुश्किल ये है कि उसका जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और समय रहते दुनिया ने, खास करके जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले नेशन है, उन्होंने चीन के खिलाफ अपनी लड़ाई बड़ी कर दी। और इसीलिए जो क्वाड की हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जिस तरह से बोरिस जॉनसन का बयान आया है, वो आने वाले दिनों में और भी कई देश हो सकते हैं जिनको ये लगेगा कि नहीं, हमें इनके साथ जाना चाहिए। और देखिए, इसमें जो फ्रांस के विदेश मंत्री, मेरे ख्याल से उनकी जो उनका जो बयान था मुझे ध्यान में आ रहा है, उन्होंने कहा कि जो हम यहां भारत में आकर कह रहे हैं वही हम अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के कान में भी कहते हैं कि चीन पर भरोसा दुनिया को नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया छोड़ के चीन पर किसी को भरोसा नहीं है। ये बहुत, जिसको मैं कहता हूं, और क्यों भरोसा होना चाहिए? जिस देश की स्थिति ये है कि वहां के नागरिकों को अधिकार नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान में भी उससे ज्यादा नागरिकों को अधिकार है। कम से कम आप, ठीक है, बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत से ह्यूमन राइट्स का इशू होगा, टेररिज्म का इशू होगा, लेकिन फिर भी चीन के मुकाबले तो बहुत से अधिकार हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को यह समझना चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह समझना चाहिए कि आप चीन के साथ रहकर भारत का बुरा करने की स्थिति से अब बाहर निकल चुके हैं। भारत ने अपनी जो, जिसको कहते हैं पोजिशनिंग है, वो ठीक कर ली है। अब आपको आपका नुकसान ना हो इसकी चिंता करनी है। मुझे लगता है कि यहाँ
यही। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान या हो या भारत हो, दोनों को एक दूसरे के लिए बुरा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगेन सर, ये क्वाड में आप समझते हैं कि मजीद दूसरी कंट्रीज भी शामिल होना चाहेंगी, और कितना स्कोप है अगर कोई दूसरी और बाकी दुनिया से भी लोग अगर चाहें, कंट्रीज स्पेशली ऑफ कोर्स, कि जी हम भी इसमें शामिल हो जाएं, तो क्या क्या आप समझते हैं, क्या स्कोप है? देखिए, मुझे लगता है कि जो क्वाड के जो शुरुआती ये 4 देश हैं, इनके मन में कुछ जरूर होगा, और खास करके जिसको हम कह रहे हैं कि अगर वो चाइना के खिलाफ ये ग्रुप है, तो उसको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम ऐसी कोई गोलबंदी कहते हैं दुनिया में, चाहे जो देश बने हों, जैसे एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि कुछ लोगों ने कहा कि भारत को ब्रिक्स और एससीओ से बाहर निकल आना चाहिए, लेकिन भारत इस मामले में बहुत स्पष्ट है। वो दुनिया के किसी देश के साथ कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारा परमानेंट दोस्त हो गया, ये परमानेंट दुश्मन हो गया। इशू बेस्ड फ्रेंडशिप ये डिप्लोमेसी होती है, ये राजनय होता है। और मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है कि इशू बेस्ड फ्रेंडशिप है, यही तय करेगी कि क्वाड का विस्तार आने वाले दिनों में कैसे होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज आने वाले हैं अभी। जैसे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो ये 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसमें चाइनीज कंपनियों ने सबसे ज्यादा पेटेंट करा लिए हैं। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे मशीन लर्निंग बढ़ेगी, उसमें दुनिया को इस तरफ भी बहुत ठीक से सोचना होगा। देश सोच भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अलावा कुछ और यूरोप की कंट्री छोड़ दें थोड़ा बहुत, तो बहुत देश स्थिति में नहीं है। अभी भारत भी उस मामले में बहुत पीछे है। हालांकि मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस अपना खुद का मेड इन इंडिया, जिसको कहते हैं कि स्वदेशी 5G गियर तैयार करेगा, लेकिन ये बड़ी चिंता है जो क्वाड के देशों के लिए आगे आने वाले समय में होगी, और उसी से तय भी होगा कि इसका विस्तार किस तरह से होगा। बिल्कुल ठीक। और आई होप कि ये सब कुछ सही रहे, और साथ ही जैसे आपने अभी LOC की भी बात की, और वहाँ पे सीज फायर भी आजकल है, तो वो भी एक लंबे अरसे तक चलता रहे, वरना तो यही डर रहता है कि कब क्या हो। और पाकिस्तान जो है वो भी जाहिर है वो कहेगा भारत ने किया है, भारत कहेगा नहीं, मुझे पाकिस्तान ने लगता है किया कि है। ये ऐसा मसला है ना, सीमा पर जो लोग हैं उनकी जान माल की हिफाजत हो। आप मानवीय मूल्यों को अगर नहीं बचा पा रहे हैं, और आपकी अनायास की गई गोलीबारी में किसी भी तरफ के लोगों की जान चली जाए, क्योंकि जाहिर है एक तरफ से गोली चलेगी तो दूसरा शांत तो बैठेगा नहीं। अगर ये सीज फायर हो रहा है, ये लंबी प्रक्रिया तभी हो सकती है जब मन के जो दुराग्रह हैं, मन के जिसको आप कहते हैं ना कि आपने तय कर लिया है कि इस एक मसले को, जब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होगा तो अचानक ये एक मसला उठाकर रख देंगे। इससे जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के लिए शांति नहीं होगी, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पहले भी सर 1-2 बार हो चुका है, और फिर एक बार शायद 3 साल चला था, और इसी तरीके से फिर दोबारा यही इशू शुरू हो गया था। लेकिन आई होप कि कुछ बेहतरी होगी। और कल हम जो है वही हमारे यहाँ जो समिट चल रहा है, उसमें डायलॉग में वो उसमें बाजवा साहब का भी कल बाजवा साहब भी एड्रेस करेंगे। एंड आई होप कि वो भी, जैसे पहले भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती के लिए कहा था, तो आपको लगता है, मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि दोबारा से जो है वो बाजवा साहब फिर कहेंगे कि दोस्ती करनी चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तो भारत क्या रिस्पॉन्स करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि इफ बट अगर नहीं लगाएं तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा होगा। और हम भी ये चाहेंगे कि पड़ोसी देश है, और हम तो पड़ोसी भी नहीं, हम तो कहते हैं पाकिस्तान हमसे निकल के गया है, वो कहें कि गलत बुनियाद पर गया था, गलत फैसला था, ठीक है, उस पर बहस हो सकती है, बड़ी लंबी, मेरा अपना मानना है ये। और मुझे लगता है कि ये वहां के हुक्मरानों को समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वहां की जो पब्लिक है, वहां की जो आवाम है, उसका संकट दिनों दिन बहुत गहराता जा रहा है। चीन उसको मदद नहीं कर रहा है, चीन अपनी मुश्किलों को उसके सर और ज्यादा डाल रहा है, इतना समझना होगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया आज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।